गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। हम लोग डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पहला कि डिजाइन क्या होती है। इसमें हमने पढ़ा कि भाई किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर कोई नीड हो या ऐसी कोई नीड जो हमने आइडेंटिफाई कर रखी है, उसको फुलफिल करने के लिए अगर हम कोई प्लान फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो उसे ही हम डिजाइन कहते हैं। अब ये जो प्लान है इट विल रिजल्ट इनटू अ प्रोडक्ट, इससे एक प्रोडक्ट निकल के आएगा और वो प्रोडक्ट फंक्शनल होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, मैन्युफैक्चरेबल होना चाहिए यानी उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो सके, मार्केटेबल होना चाहिए यानी मार्केट में उसे हम आसानी से बेच सके। ये सारी प्रॉपर्टीज प्रोडक्ट में होनी चाहिए। इसके बाद फिर हमने पढ़ा कि मशीन क्या होती है। तो मैंने बताया था कि मशीन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्स। लिंक के बारे में जो है डिस्कस किया गया था ऑलरेडी कि इट इज रिजिड एंड रेजिस्टेंट बॉडीज। तो मशीन क्या हुई कि कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्स जिनकी की जो मोशन है वो डिफाइंड हो, मोशन डिफाइंड हो यानी जैसा हम आउटपुट चाहते हैं वैसा ही आउटपुट मिल रहा हो और वो कुछ वर्क कर सके, तो उसे हम कहते हैं मशीन। ठीक है, मशीन दोनों काम कर सकती है यानी ये एनर्जी ट्रांसफर कर सकती है या फिर ट्रांसफॉर्म कर सकती है। एनर्जी को ट्रांसफर कर सकती है या ट्रांसफॉर्म यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज भी कर सकती है, तो इसे हम मशीन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमने पढ़ा मशीन डिजाइन क्या होती है। तो मशीन और डिजाइन दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज कर दिया तो उससे निकल के आया भाई मशीन डिजाइन क्या होती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा बेसिक प्रोसीजर ऑफ मशीन डिजाइन। तो उस बेसिक प्रोसीजर में हमने एक फ्लो चार्ट देखा था। ठीक है, फ्लो चार्ट में क्या था, पहली चीज थी कि जब भी डिजाइन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो पहला काम होगा कि नीड आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहला स्टेप था आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड, दूसरा था फिर प्रॉब्लम डिफाइन करना, तीसरा था सिंथेसिस, इसके बाद एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन, देन इवैल्यूएशन एंड देन प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स थे अगर हम कोई मशीन डिजाइन करने जा रहे हैं यानी मशीन एलिमेंट डिजाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने ये भी बताया था कि मशीन डिजाइन के जो है उसको अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो हम तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एडॉप्टिव डिजाइन, डेवलपमेंट डिजाइन, न्यू डिजाइन। ठीक है, इसको भी डिटेल में डिस्कस किया गया था। ये जो सारे स्टेप्स बताए मैंने डिजाइन प्रोसीजर के, ये सारे भी डिटेल में डिस्कस किए गए थे एक एक करके। ठीक है, फिर उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मशीन एलिमेंट की डिजाइन को इफेक्ट करते हैं। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स की बात की गई थी, उसमें से बहुत सारे आप जानते भी होंगे, जैसे कि स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है, डिफॉर्मेशन हो गया, कॉस्ट, रिलायबिलिटी, मैन्युफैक्चरेबिलिटी, वेट एंड साइज एंड शेप, ठीक है, फ्रिक्शन हो गया, उसकी लाइफ हो गई जो कंपोनेंट है, ठीक है, उसकी फंक्शनलिटी और यूटिलिटी क्या है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। फिर एक और चीज है कि भाई डिजाइन इंजीनियर का रोल क्या होता है। उसमें हमने बात की थी डिजाइन इंजीनियर की भी कि डिजाइन इंजीनियर क्या होता है। तो उसका रोल क्या होता है भाई कि डिजाइन इंजीनियर टीम के साथ काम कर सके। ठीक है, यानी वो लीडर की तरह होना चाहिए, लीडर की कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए या फिर टीम में सपोर्ट मेंबर की तरह काम करे। ठीक है, यानी टीम के साथ उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए यानी वो टीम के साथ अच्छा काम कर पाए। ठीक है, फिर उसके बाद जो आइडियाज हैं, क्योंकि कोई भी चीज डिजाइन करने जा रहे हैं तो कई बार न्यू डिजाइन में नए आइडियाज होते हैं, तो उन आइडियाज को कम्युनिकेट कर पाए। कम्युनिकेट करने से मतलब है कि वो लोगों तक बड़े आसानी से पहुंचा सके, बहुत ही आसान भाषा में, जिससे उसको बेचने में आसानी हो यानी वो बड़े आसानी से सेल किया जा सके। ठीक है,
फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी चीज आप डिजाइन करने जा रहे हैं तो उसको ऐसे डिजाइन करेंगे कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो सके। ऐसा ना कर दें कि अपन जो है उसको मैन्युफैक्चर ही ना कर पाए, कोई मेथड ही ना हो मैन्युफैक्चरिंग का। तो मैन्युफैक्चरिंग का भी एक्सपीरियंस उसको होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए उसके अंदर, तभी वो नए नए चीजें सोच पाएगा। ठीक है, फिर कैड कैम सॉफ्टवेयर के साथ भी उसका जो है अटैचमेंट होना चाहिए, यानी उसमें उस फील्ड में भी उसको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, चीजों को एक्सेप्ट कर पाए। ठीक है, रिजिड नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा, जिससे उसकी डिजाइन में जो है डिजाइन करने में कोई भी चीज आसानी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद अपने आप को बदलने की भी क्वालिटी होनी चाहिए, यानी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो उसको खुद को जो है टेक्नोलॉजी के साथ बदलने की एबिलिटी होनी चाहिए, यानी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उसको भी बदलना पड़ेगा, नहीं तो वो मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटीज एक डिजाइन इंजीनियर के साथ होनी चाहिए। तो ये सब कुछ हमने जो है लास्ट लेक्चर में कवर किया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि आज के लेक्चर में हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है लोड। तो लोड क्या होता है, किसी भी मशीन पार्ट में अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो दैट एक्सटर्नल कॉज या एक्सटर्नल फोर्स उसको हम कहेंगे लोड। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा इलेबोरेटिव वे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ रखा होगा। तो एक बेसिक आइडिया है आपको कि भाई लोड क्या होता है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है किसी मशीन एलिमेंट में तो उसे हम लोड कह सकते हैं। अब अगर हम लोड को क्लासिफाई करना चाहें तो उसको दो तरह से कर सकते हैं, पहला है स्टैटिक लोड, दूसरा है डायनामिक लोड। ठीक है, स्टैटिक लोड क्या होता है, स्टैटिक लोड होता है ऐसा लोड, अब दो चीजें होती हैं लोड यानी फोर्स में, अगर हम देखें तो दो चीजें होती हैं, क्या क्या, एक हो गया मैग्नीट्यूड और दूसरा हो गया डायरेक्शन, है ना, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर में दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो अगर हम स्टैटिक लोड की बात करें, स्टैटिक लोड की, तो स्टैटिक लोड में न तो मैग्नीट्यूड वेरी होगा और न ही डायरेक्शन, किसके साथ, टाइम के साथ, टाइम के साथ दोनों वेरी नहीं होगा स्टैटिक लोड में, तो उसको हम कहेंगे स्टैटिक, यानी उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स होगा और डायरेक्शन भी एक कांस्टेंट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो इस तरह के एक्सटर्नल फोर्स को हम कहेंगे स्टैटिक लोड। डायनेमिक लोड क्या है, डायनेमिक लोड है जिसमें या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा या फिर डायरेक्शन चेंज हो रही होगी या फिर दोनों, है ना, हो सकता है कि केवल मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा हो सकता है डायरेक्शन स्विच कर रही हो एक तरफ से दूसरी तरफ, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, या फिर हो सकता है दोनों ही चेंज हो रहे हो। तो अगर किसी फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों या फिर दोनों में से कोई एक चेंज हो रहा है तो उस तरह के लोड को हम कहेंगे डायनामिक लोड। ठीक है, एंड डायनामिक लोडिंग इज मोर सीवियर देन स्टैटिक लोडिंग। ठीक है, इसलिए जब भी हम डिजाइन करेंगे तो जो डिजाइन इंजीनियर होता है वो डायनामिक लोडिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। क्यों, अभी धीरे धीरे करके क्लियर होगा कि डायनामिक लोडिंग कैसे जो है सीवियर होगा। उससे पहले स्टैटिक लोड की अगर हम बात करें तो उसमें कौन कौन से लोड हैं, एक है ग्रेजुअल लोड, एक है सडन लोड। ठीक है, वैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो डेड वेट्स हो गए। ठीक है, डेड वेट्स, फिर इसके बाद
बोल्ट अगर हम टाइट कर रहे हैं तो टाइट करने के बाद उसमें लोड फिक्स हो जाता है। ठीक है, किसी भी वॉल में अगर कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई हो रहा हो तो उसके कारण जो फोर्स लग रहा है कांस्टेंट प्रेशर के कारण, तो इस तरह की जो लोडिंग है वो स्टैटिक लोडिंग में हम इंक्लूड करते हैं। तो इसमें दो तरह का होगा, एक ग्रेजुअल और एक सडन। ठीक है, ग्रेजुअल क्या होगा, जहां लोड जो है यानी जो फोर्स धीरे धीरे अप्लाई करते हैं। मान लीजिए ये फोर्स हो गया और ये टाइम हो गया, तो हो सकता है टाइम t बराबर 0 पर 0 फोर्स रहा हो, फिर धीरे धीरे बढ़ता चला गया हो, बढ़ता चला गया हो, बढ़ता चला गया हो, बढ़ता चला, इस तरह। तो इसको हम बोलते हैं ग्रेजुअल लोडिंग। ठीक है, सडन लोड क्या होता है, उसमें डायरेक्ट टाइम t बराबर 0 पे ही फोर्स होता है। जैसे हम 1 किलो का वेट अपने हाथ पे रखे हुए हैं, ऐसे हाथ पे हमने ले रखा है। ठीक, 1 किलो का वेट हमने ऐसे हाथ पे पकड़ रखा है, ये मान लीजिए मोबाइल है 200-300 ग्राम का होगा। अब इसको हम नीचे लेके जाते हैं और जमीन पे रख देते हैं। जैसे ही रखेंगे तुरंत पूरा मोबाइल का जो वेट है एक साथ जमीन पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के लोड को हम बोलते हैं सडन लोड, जहां अचानक से लोड लग जाए। तो ये दोनों स्टैटिक लोड की कंडीशंस में आते हैं। फिर अगर हम डायनेमिक लोड की बात करें तो डायनेमिक लोड में है भाई इंपैक्ट लोड एंड साइक्लिक लोड। इंपैक्ट लोड क्या है, इंपैक्ट लोड है जहां जो लोड है वो कुछ वेलोसिटी के साथ अप्लाई हो। जैसे यही अभी मोबाइल का एग्जांपल देख रहे थे, इसको हम इतनी दूर से छोड़ दें, छोड़ेंगे तो ये कुछ वेलोसिटी होगी, जाके सीधे नीचे जमीन पे गिरेगा। ठीक है, गिरेगा, उसके बाद फिर बाउंस बैक होगा, फिर गिरेगा। ठीक, तो इतनी वेलोसिटी के साथ वो जाके गिरा, तो इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंपैक्ट। ठीक, और क्योंकि अब वो बाउंस बैक होगा तो पहले अचानक से लोड बढ़ा होगा उसमें, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा, तो ये वेरी कर गया। ठीक है, अगर ये वेरी कर गया तो ये कैसा लोड हो गया, डायनामिक लोड हो गया। दूसरा है साइक्लिक लोड। साइक्लिक लोड क्या होता है कि जब जो हमारा लोड है वो रिपीटेटिवली वेरी करता रहे साइक्लिक मैनर में, यानी कभी प्लस हो कभी माइनस हो, फिर प्लस हो जाए, फिर माइनस हो जाए, फिर प्लस, इस तरह से अगर कुछ हो, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं साइक्लिक लोड। अब इसकी कई कैटेगरी होती है। उसमें से जो पहली कैटेगरी है वो है कंप्लीटली रिवर्स्ड लोड। जो फर्स्ट है, लेट्स सी, वो है कंप्लीटली रिवर्स्ड लोड। ठीक है, अब कंप्लीटली रिवर्स्ड में क्या होगा, देखिए ये मान लीजिए ये हो गया टाइम एक्सिस और ये हो गया लोड या फिर फोर्स। ठीक है, तो अगर जो इसका वेरिएशन है वो कुछ इस तरह का हो, ये अगर F हो तो ये भी F हो, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। ठीक है, तो ये टेंसाइल नेचर का होगा, पॉजिटिव है, तो मान लीजिए ये टेंसाइल नेचर का है और ये कंप्रेसिव नेचर का है। ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड है उसकी मैक्सिमम वैल्यू
जो मैग्नीट्यूड है उसकी मैक्सिमम वैल्यू प्लस में जितनी है उतनी ही माइनस में है। तो ये रिवर्स हो रहा है, यानी टेंसाइल नेचर से कंप्रेसिव नेचर में हो रहा है, लेकिन कंप्लीट रिवर्स हो रहा है। कंप्लीट का मतलब जितना प्लस तक जा रहा है उतना ही माइनस में भी जा रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंप्लीटली रिवर्स्ड साइक्लिक लोड। ठीक है, कंप्लीटली रिवर्स्ड साइक्लिक लोड, बात समझ में? ठीक, क्यों कंप्लीटली रिवर्स्ड है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह अगर हम इसको स्ट्रेस के टर्म्स में डिफाइन करना चाहें तो वो भी हो सकता है। कंप्लीटली रिवर्स्ड स्ट्रेस क्या होगा कि भाई स्ट्रेस जो है टेंसाइल नेचर से सेम कंप्रेसिव नेचर तक अगर उसका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीटली रिवर्स्ड स्ट्रेस, कंप्लीटली रिवर्स्ड साइक्लिक स्ट्रेस। ठीक है, तो अगर यहां देखेंगे तो ये F की जगह पे हो जाएगा सिग्मा, सिग्मा मैक्सिमम, और ये वैल्यू हो जाएगी सिग्मा मिनिमम। ठीक है, सिग्मा मैक्सिमम सिग्मा मिनिमम, और सिग्मा मैक्सिमम बराबर होगा माइनस सिग्मा मिनिमम। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन अगर बन रही हो लोडिंग में तो कहलाता है कंप्लीटली रिवर्स्ड लोड। ठीक, अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है फ्लक्चुएटिंग लोड। फ्लक्चुएटिंग लोड, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग लोड क्या होता है? जो लोड फ्लक्चुएट कर रहा हो। ठीक, फ्लक्चुएट करने का मतलब कि एक मिनिमम वैल्यू से एक मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा हो। जरूरी नहीं है कि वो मिनिमम वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो, क्योंकि अगर बराबर हो जाएगा तो फिर कंप्लीटली रिवर्स्ड हो जाएगा, अदरवाइज उसको हम फ्लक्चुएटिंग बोलेंगे। ठीक है, तो फ्लक्चुएटिंग की दो सब कैटेगरी है। ठीक, एक को बोलते हैं हम रिपीटेड लोड, एक को बोलते हैं हम अल्टरनेटिंग लोड। ठीक है, अगर ए पार्ट लिखें तो हम उसको कहेंगे रिपीटेड लोड, और बी पार्ट लिखेंगे तो उसको बोलेंगे हम अल्टरनेटिंग लोड। सिमिलर वे में स्ट्रेस भी डिफाइन होगा, यानी फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, रिपीटेड स्ट्रेस और अल्टरनेटिंग स्ट्रेस। जिस हिसाब से लोड है वैसे ही स्ट्रेस भी डिफाइंड होगा। ठीक है, तो अगर हम रिपीटेड लोड की बात करते हैं तो रिपीटेड लोड वो है कि जीरो से लेके अगर सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा है, जीरो से लेके सर्टेन मैक्सिमम या सर्टेन मिनिमम तक जाता है तो उसे हम बोलते हैं रिपीटेड रिपीटेड लोड। डायग्राम समझते हैं, बेहतर समझ में आएगा। वैसा ही है बिल्कुल, टाइम और इधर हो गया हमारा लोड। तो एक मीन लाइन बना लेते हैं किसी और कलर से, लेट्स सी। ठीक है, अब इसकी साइकिल बनाते हैं। नाउ आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। ये देखेंगे तो ये हो गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू और ये है जीरो। तो अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो सिग्मा मिनिमम हो जाएगा जीरो के बराबर और सिग्मा मैक्सिमम की कुछ वैल्यू होगी। तो अगर जीरो से लेके सर्टेन मैक्सिमम, या फिर अगर इसी के नीचे उल्टी बन जाए ऐसे इस तरह से, या सर्टेन मिनिमम, जीरो से सर्टेन मैक्सिमम या सर्टेन मिनिमम तक वेरी कर रहा हो तो इस तरह की लोडिंग को या लोड को हम बोलते हैं रिपीटेड लोड, और इस तरह के स्ट्रेस को हम बोलते हैं रिपीटेड स्ट्रेस। ठीक है, अब बात करते हैं हम अल्टरनेटिंग स्ट्रेस की। तो वो सबसे जनरल होगा, जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट होगा। रिपीटेड इसका एक स्पेशल केस टाइप का हो गया।
टाइम और ये हो गया लोड। ठीक है, इसका अगर ग्राफ बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से बनेगा। लाइक दैट। यहां पे जो स्ट्रेस होगा वो मैक्सिमम होगा, यहां पे जो स्ट्रेस है वो मिनिमम है। तो सर्टेन मिनिमम कंप्रेसिव से सर्टेन मैक्सिमम टेंसाइल, या फिर उसका उल्टा, या फिर वाइस वर्सा, सर्टेन मैक्सिमम टेंसाइल से लेके सर्टेन मिनिमम कंप्रेसिव तक अगर वेरी कर रहा है तो इस तरह की लोडिंग को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग लोड, और इसमें जनरेट स्ट्रेस को बोल देंगे हम अल्टरनेटिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, अब इसमें दो और कॉन्सेप्ट आते हैं। एक आता है मीन स्ट्रेस का, मीन स्ट्रेस, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा एम से। मीन निकालने का तरीका आपको पता ही है, मैथमेटिक्स में बहुत ही सिंपल सा रूल है मीन निकालने का। तो यहां भी अपन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे भाई? मीन वैल्यू क्या होगी इनमें? मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2। ठीक है, तो मीन का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1/2 सिग्मा मैक्सिमम प्लस सिग्मा मिनिमम। सो सिंपल। ठीक है, और दूसरा आता है स्ट्रेस एम्पलीट्यूड। स्ट्रेस एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब स्ट्रेस एम्पलीट्यूड क्या है? स्ट्रेस एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड आपको पता है, हिंदी में उसको आयाम बोलते हैं। ठीक है, तो पीक से लेके जो वैली है उसकी डिस्टेंस, यानी यहां से लेके ये जो पीक बनी है इसकी डिस्टेंस, कहीं भी देख लीजिए, यहां से लेके इस पीक तक की जो मैक्सिमम गैप होगा। ठीक है, तो इसका जो हाफ होगा एक साइड, क्योंकि यहां से मीन आएगा, मीन का एक साइड जो जितना वेरी कर रहा होगा उसको हम बोलेंगे क्या? स्ट्रेस का एम्पलीट्यूड। ठीक, आयाम किसे कहते हैं? मीन वैल्यू से एक साइड कितना मैक्सिमम है। तो मीन वैल्यू हमने निकाली ली है मीन स्ट्रेस से, तो मीन स्ट्रेस से मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू की कितनी डिस्टेंस है, मीन से मैक्सिमम की या मिनिमम की कितनी डिस्टेंस है, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस एम्पलीट्यूड। तो अगर मैथमेटिकली इसको डिफाइन करना चाहें तो स्ट्रेस एम्पलीट्यूड सिग्मा ए दैट इज इक्वल्स टू 1/2 सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिन, यानी सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिन अपॉन 2, इसको बोलेंगे हम स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, और इसको डिनोट करते हैं सिग्मा ए से। और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, सिग्मा एम एंड सिग्मा ए, sigma m and sigma a. One is called mean stress, which is equals to sigma max plus sigma min by 2, and another one is called stress amplitude, which is equals to 1/2 sigma max minus sigma min by 2. आई थिंक इसका कॉन्सेप्ट आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमने कहा कि भाई जो डायनेमिक लोड है ना, वो ज्यादा डेंजरस है एज कंपेयर टू स्टैटिक लोडिंग। ठीक है, तो लेट्स सी। Let's suppose we have a diagram like this. ठीक है, स्टॉपर लगा देते हैं नीचे। नाउ लेट्स से कि हमारे पास एक लोड है
इसका वेट है W, और इसकी जो हाइट है स्टॉपर से वो है h, और इसको हमने फ्री रिलीज कर दिया है। इसके बीच में जो फ्रिक्शन है वो जीरो कर दिया है हमने, यानी ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है और उस पर स्लाइड कर सकता है ऊपर से नीचे की तरफ। तो हम जैसे ही छोड़ेंगे तो ये आके नीचे टकराएगा यहाँ पे, ठीक है। टकराएगा तो इसकी पोजीशन कुछ चेंज हो जाएगी। ये स्टॉपर अपनी जगह से मूव करके थोड़ा नीचे आ जाएगा, और मान लीजिए ये जो पोजीशन चेंज हुई है इसमें वेरिएशन हुआ है डेल्टा एल का, और एल इसकी टोटल लेंथ है। ऊपर से लेके नीचे तक इसकी जो टोटल लेंथ है इस बार की वो है एल। तो एक तरह से इंपैक्ट लोड हो गया। इंपैक्ट लोड को हमने वेरिएबल लोड की कैटेगरी में देखा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें सर्टेन वेलोसिटी है, सर्टेन वेलोसिटी से आके इसमें टकराएगा। टकराएगा तो जाहिर सी बात है इसमें इलोंगेशन हो जाएगा, थोड़ा सा इलोंगेशन होगा, यानी इसके लेंथ में चेंज हुआ, ठीक है। बाद में इसको बैलेंस कर लेगा, वो अलग कहानी है। लेकिन कुछ इस तरह का सिचुएशन बनेगा। तो अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें तो एनर्जी बैलेंस से हम बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। एनर्जी बैलेंस में क्या होगी? स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन दिस, इसमें कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई इस बार में, वो किसके बराबर होगी? जो इस वेट ने पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट की, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास थी वही एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी के रूप में इस बार में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो इस बार में जो भी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू दिस वेट। क्यों? क्योंकि वेट आएगा, इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, एच हाइट पे था, इसको आपने छोड़ दिया तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी खत्म होगी, धीरे धीरे वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। फिर यहां से टकराएगा, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी फिर जीरो हो जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी भी चली गई, पोटेंशियल एनर्जी भी चली गई, काइनेटिक एनर्जी भी चली गई। तो कहां गई? तो वो एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में इसमें स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा भाई? 1/2, मान लीजिए कोई लोड था P इंटू डेल्टा एल, इतनी एनर्जी इसमें स्टोर हुई। कोई एक लोड है, वो लोड इसमें लगा, वो बाद में पता चलेगा अभी। तो उस लोड के कारण इसमें जो है चेंज हुआ डेल्टा एल का, तो इसको तो इतनी ही एनर्जी महसूस होगी। उस लोड के कारण जितना इसकी लेंथ में चेंज हुआ उसके कारण जो एनर्जी स्टोर हुई इसमें वही एनर्जी इसको महसूस होगी बार को। तो दैट इज इक्वल टू हाफ पी इंटू डेल्टा एल, और ये किसके बराबर होगी? जो उसने पोटेंशियल एनर्जी खोई होगी। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी है उसकी? W, H हाइट तक तो पहले ही था, प्लस डेल्टा एल हाइट उसने और ट्रेवल की, डेल्टा एल और ट्रेवल किया, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? WH प्लस ये वाला डेल्टा एल, ठीक है। तो ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए आपस में। अब अगर हम इसको अलग से ब्रेक करके लिखना चाहें तो 1/2 P, P क्या है? P है लोड, जो कि अभी हमको नहीं पता है। तो इस किसके कारण आया होगा? यही जो ऊपर वेट था W, ये जाके एक वेलोसिटी से जाके उसमें टकराया होगा, उसके कारण इसमें कुछ स्ट्रेस डेवलप हुआ होगा, उसके कारण जो है इसमें स्ट्रेन आया, ठीक है। तो अगर हम इसका स्ट्रेन निकालना चाहें तो स्ट्रेन होगा डेल्टा एल अपॉन एल, और ये किसके बराबर होना चाहिए? स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा बाई ई। तो सिग्मा मान लीजिए सिग्मा आई, इंपैक्ट लोड के कारण सिग्मा है, सिग्मा आई अपॉन ई, ठीक है, सिग्मा आई अपॉन ई, ठीक है। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। और अगर हम P को डिफाइन करना चाहें तो P क्या होगा? फोर्स क्या होता है? स्ट्रेस इंटू एरिया। तो सिग्मा आई
इंटू एरिया। तो भाई P क्या हो गया, सिग्मा आई जितना इंपैक्ट स्ट्रेस आया होगा इंटू एरिया, इंटू अगर डेल्टा एल निकालना चाहें तो यहां से निकाल सकते हैं सिग्मा आई इंटू एल अपॉन ई, सिग्मा आई इंटू एल अपॉन ई, सिंपल, दैट इज इक्वल टू डब्लू एच, डेल्टा एल की वैल्यू फिर रख दीजिए, प्लस सिग्मा आई एल अपॉन ई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, रीअरेंज करेंगे तो ये सिग्मा आई स्क्वायर हो जाएगा। चलिए सिग्मा आई स्क्वायर, और जो फैक्टर बचा वो क्या बचा, ठीक है देखिए ए एल अपॉन ई इंटू टू, यानी ए एल अपॉन टू ई, ठीक है। ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस सिग्मा आई के साथ क्या है, कोफिशिएंट उसका क्या हो जाएगा, डब्लू एल अपॉन ई, माइनस कांस्टेंट टर्म हो जाएगा डब्लू एच, तो दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मान लीजिए सिग्मा आई इज वेरिएबल जो हमको निकालना है, तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में आ गया इक्वल टू 0। तो इसमें श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा के हम सिग्मा आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सिग्मा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्चुअल में, सिग्मा आई दैट शुड बी इक्वल टू माइनस बी, तो ये माइनस ऑलरेडी है तो डब्ल्यू एल अपॉन ई प्लस माइनस, ठीक है। तो एक को हम छोड़ देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो माइनस को छोड़ देते हैं, प्लस वाला ही जोड़ते हैं, क्योंकि अंडर रूट के अंदर से जो भी आएगा वैल्यू वैसे भी पॉजिटिव आने वाला है। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर इज डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ए इज ऑलरेडी पॉजिटिव सी इज नेगेटिव तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू ए इज ए एल अपॉन 2e इंटू सी इज डब्ल्यू एच, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अपॉन 2 इंटू ए अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है ए एल अपॉन 2e, ठीक है। ये ए की वैल्यू हो गई, ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और चलिए कर ही देते हैं, सिग्मा आई दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू एल अपॉन ई, ठीक है, इनटू ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ई अपॉन ए एल हो जाएगा, उल्टा जाएगा वो पलट जाएगा, ई अपॉन ए एल प्लस अंडर रूट डब्ल्यू स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, ठीक है, इनटू ये पलट के जाएगा अंडर रूट के अंदर तो वर्ग में हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एल स्क्वायर, सिंपल, और प्लस पूरा एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस ये 2 से जाएगा 2 तो 2 ए एल अपॉन ई, 2 ए एल अपॉन ई इंटू डब्ल्यू एच और इंटू ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं ऐसे ऐसे कौन से टर्म से जो कट रहे हैं, ई से ई कैंसिल आउट हो रहा है, एल से एल कैंसिल आउट हो रहा है, डब्ल्यू अपॉन ए, ठीक, डब्ल्यू अपॉन ए, तो सिग्मा आई इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ए,
ये ब्रैकेट में लेते हैं तो बचेगा क्या 1 प्लस, ठीक है, अंडर रूट, यहाँ एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल, डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो इसमें भी डब्ल्यू बाई ए बाहर आ जाएगा, तो ये डब्ल्यू बाई ए ऑलरेडी हमने कॉमन ले रखा है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस, और आप रीअरेंज करेंगे, ठीक है, तो क्या बचेगा देखिए, ये एक ई से एक ई कैंसिल हो जाएगा, एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या क्या बचा लिख लेते हैं, 2 एच ए ई, 2 एच ए ई अपॉन एक डब्ल्यू बचा नीचे, और एक एल बचा। ये कैसे, जब कॉमन लेंगे तो डब्ल्यू बाई ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पलट जाएगा, ठीक है, तो नीचे डब्ल्यू आ जाएगा, ऊपर ए आ जाएगा। अब ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन मिला, ये एक्सप्रेशन मिला फाइनल, ये किसका आया, इंपैक्ट स्ट्रेस का। एक्चुअल में डब्ल्यू बाई ए क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, ये भी एक तरह का स्ट्रेस है। तो ये स्ट्रेस कौन सा होगा, ये है ग्रेजुअल स्ट्रेस। अगर हम ये जो लोड डब्ल्यू है, यहां जो लोड है ये डब्ल्यू, इसको हम ग्रेजुअली अप्लाई करें, सॉरी, ग्रेजुअली अप्लाई करें, तो इसका जो स्ट्रेस जनरेट होगा सिग्मा बराबर होगा डब्ल्यू अपॉन ए। तो इसको सिग्मा के टर्म्स में लिखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा आई, इसको ऊपर कर देते हैं, सिग्मा आई दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 2 एच ए ई अपॉन डब्ल्यू एल, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सिग्मा 1 प्लस के अंदर है, तो ये एक से बड़ी राशि ही होगी, ये वाली जो क्वांटिटी है ये अंडर रूट के अंदर, ये ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो जाहिर सी बात है जो सिग्मा आई है वो सिग्मा के 2 गुने से भी ज्यादा है, 2 गुने से भी ज्यादा है, ठीक है। अगर यही सडन लोड होता तो सडन लोड कैसे लगेगा, ये W में H बराबर 0 रख दीजिए और W को अचानक से लगा दीजिए, तो उसको कहते हैं सडन लोड। ये जो इंपैक्ट लोड में H की वैल्यू 0 कर दीजिए और आप ऐसे करके अचानक से रिलीज कर दीजिए, तो पूरा का पूरा W एक साथ लग जाएगा, तो उसको बोलते हैं सडन लोड। तो अगर H की वैल्यू 0 रखेंगे तो सिग्मा आई क्या आएगा, सिग्मा आई की जगह हम उसको सिग्मा एस कह देते हैं, सिग्मा सडन। तो सिग्मा सडन बराबर क्या हो जाएगा देखिए, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस ये वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि एच 0 हो गया, तो अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होगी 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो सिग्मा सडन 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा ग्रेजुअल। ग्रेजुअल लोड के कारण जितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसका दुगना सडन लोड के कारण होता है, और इंपैक्ट लोड का उससे भी ज्यादा होता है, सडन लोड से भी ज्यादा। तो जाहिर सी बात है कि सडन लोड इज मोर डेंजरस देन ग्रेजुअल लोड, एंड इंपैक्ट लोड इज इवन मोर डेंजरस देन सडन लोड, ठीक है। यानी इंपैक्ट लोड सडन लोड से भी ज्यादा खतरनाक है, सडन लोड वैसे ही जो है 2 गुना है, ठीक। तो इसलिए जो वेरिएबल लोडिंग है, एक आइडिया मिल गया आपको कि वेरिएबल लोडिंग इज मोर डेंजरस व्हेन इट इज कंपेयर टू स्टैटिक लोडिंग, या डायनेमिक लोडिंग इज मोर डेंजरस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी की। तो उससे पहले हम स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। अगर स्ट्रेंथ जनरल टर्म्स में कहें कि भाई आपकी कितनी स्ट्रेंथ है, तो आप कितनी कैपेसिटी तक काम कर सकते हैं, किसके बाद आप फेल हो जाएंगे यानी आप बिल्कुल काम नहीं कर पाएंगे, तो वो आपकी स्ट्रेंथ कहलाती है। इसी तरह हर मटेरियल की स्ट्रेंथ होती है, तो मटेरियल की वो वैल्यू जिसके बाद हम कहें कि मटेरियल फेल हो गया है, तो वो उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है। यानी कि स्ट्रेंथ एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होगा। तो अगर डक्टाइल मटेरियल की बात करते हैं तो
डक्टाइल मटेरियल में अगर फोर्स लग रहा होगा तो उसमें स्ट्रेस डेवलप होगा, और स्ट्रेस की वो वैल्यू जहां पे यील्डिंग शुरू हो जाए तो उसको स्ट्रेंथ बोलेंगी डक्टाइल मटेरियल के लिए। ऐसे ही ब्रिटल मटेरियल के लिए अगर बात करते हैं तो वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक जाता है और उसके बाद फ्रैक्चर पॉइंट तुरंत ही आ जाता है, तो ब्रिटल मटेरियल के लिए फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, यानी जहां मटेरियल का फेल्योर हो रहा हो, यहां तो मान लीजिए स्ट्रेस क्या हो गया, एक पैरामीटर हो गया। ठीक है, तो इस पैरामीटर का स्ट्रेस जो ये पैरामीटर है, इसका जहां लॉस हो जा रहा हो, जहां पे लॉस हो जा रहा हो वो वैल्यू कहलाएगी स्ट्रेंथ। ठीक है, अब कहां पे लॉस हो जा रहा हो ये हम कभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है किसी भी मटेरियल में। जरूरी नहीं है कि जैसा आपने सोच रखा है वैसा ही हो, यानी मटेरियल पूरी तरह हाइपोथेटिकल थ्योरी पे काम नहीं कर सकता, क्योंकि एक्चुअल मटेरियल है तो हो सकता है उसमें एरिया में कुछ कैविटीज हो या कुछ ऐसा हो जिसके कारण जो है स्ट्रेस अचानक से बढ़ जाए। अभी स्ट्रेस कंसंट्रेशन का टॉपिक अब पढ़ेंगे तो हमको ज्यादा समझ में आएगा अनसर्टेनिटी क्या होती है। तो बेसिकली ये हम कह नहीं सकते, तो इसके लिए हमको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाना पड़ेगा कि हम स्ट्रेस को कितना अलाउ करें जिससे फेल्योर ना हो। तो उसको कहा गया डिजाइन फैक्टर, उस मैथमेटिकल टर्म्स को डिजाइन फैक्टर, और इसको कहा गया भाई लॉस ऑफ फंक्शनल पैरामीटर अपॉन अ मैक्सिमम अलाउएबल पैरामीटर। यानी अगर सिग्मा पैरामीटर है तो हमने मान लीजिए उसका लॉस है, लॉस मतलब अगर डक्टाइल मटेरियल है तो मान लीजिए 250 मेगा पास्कल उसकी यील्ड स्ट्रेंथ हो गई। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो सिग्मा की वैल्यू है उसको हम 100 मेगा पास्कल तक ही अलाउ करेंगे। 100 मेगा पास्कल से ज्यादा अगर उसमें स्ट्रेस लगा तो हम कहेंगे कि ये जो है खतरनाक है। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने एक डिजाइन फैक्टर डिसाइड किया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ फंक्शनल पैरामीटर में हो जाएगी 250 250 अपॉन 100, तो कुछ आएगा 2.5। तो ये हो गया डिजाइन फैक्टर। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि 100 मेगा पास्कल तक ही हमने अलाउ किया है, डिजाइन इंजीनियर ने अलाउ किया है इतना, इसके बाद अलाउ नहीं किया है। क्यों? बहुत सारी अनसर्टेनिटीज को अपने दिमाग में रखते हुए। ठीक है, तो इसी में बाद में मान लीजिए अभी हमने जब ये टर्म डिफाइन किया गया डिजाइन फैक्टर, तब हमने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसके बाद फिर हमने एक नया टर्म डिफाइन किया जिसको हमने कहा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में यही फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। इसी में मान लीजिए 5.8 या 5.9 वैल्यू आ जाती तो इसको राउंड ऑफ कर देते तो क्या हो जाता है, ये 3 के बराबर। ठीक है, 3 के बराबर, 3 इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेसिकली। ठीक है, मैथमेटिकल डेफिनेशन सेम है बिल्कुल, न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी सी डिफर हो सकती है, वो डिपेंडिंग अपॉन कि हम उसको राउंड ऑफ करके लिखते हैं। तो अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करेंगे तो उसमें दो चीजें आएंगी, एक आएगा लॉस ऑफ फंक्शनल पैरामीटर, दूसरा आएगा मैक्सिमम अलाउएबल पैरामीटर। इन्हीं के रेशियो को हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेसिकली। लॉस ऑफ फंक्शनल पैरामीटर का मतलब हुआ मैक्सिमम वैल्यू, यानी उसकी स्ट्रेंथ। अगर स्ट्रेस की बात करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ, चाहे डक्टाइल हो चाहे ब्रिटल हो। और मैक्सिमम अलाउएबल पैरामीटर, जितना हमने उस पैरामीटर को अलाउ किया है कि इस वैल्यू तक ही वो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अगर हम डक्टाइल मटेरियल की बात करें तो उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा SYT अपॉन सिग्मा। सिग्मा क्या है? अलाउएबल स्ट्रेस है, अलाउएबल स्ट्रेस। और SYT क्या है? यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ। तो किसके लिए हो जाएगा? ये हो जाएगा डक्टाइल मटेरियल के लिए। डक्टाइल मटेरियल के लिए अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करेंगे तो डक्टाइल मटेरियल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन अलाउएबल स्ट्रेस। इसी तरह से अगर हम ब्रिटल मटेरियल की बात करें तो ब्रिटल मटेरियल के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा वो हो जाएगा SUT अपॉन सिग्मा।
सिग्मा फिर से वही अलाउेबल स्ट्रेस, और SUT क्या है? अल्टीमेट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ठीक है, ये हो जाएगा ब्रिटिल मटेरियल के लिए। तो आई थिंक फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो किस किस चीज से अफेक्ट होता है। ठीक है, अब उसमें किस किस चीज पे डिपेंड करेगा या किस किस चीज से अफेक्ट होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, उसमें से पहला फैक्टर है फेल्योर। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर इज फेल्योर। फेल्योर्स मतलब जहां फेल्योर के कारण सीरियस एक्सीडेंट हो सकते हैं। यानी आपने कोई बिल्डिंग डिजाइन की हुई है, उसका कॉलम फेल कर गया, तो कॉलम फेल कर गया तो पूरी छत गिर जाएगी, तो उसके बिल्डिंग में जो भी आदमी काम कर रहे होंगे उनकी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो कॉलम डिजाइन करते समय आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये पहला फैक्टर हो गया। दूसरा, किस तरह की लोडिंग है। ठीक, अब लोडिंग किस तरह की है, जैसे स्टैटिक लोडिंग और डायनेमिक लोडिंग, दो तरह की लोडिंग हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, तो स्टैटिक लोडिंग में जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी लो होता है। अगर स्टैटिक की बात करेंगे, स्टैटिक की, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लो होगा, और डायनेमिक की बात करेंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हाई होगा। क्यों? अभी हमने देखा था कि इंपैक्ट लोड जो आ रहा था, इंपैक्ट स्ट्रेस की वैल्यू, वो जो है ग्रेजुअल स्ट्रेस की 2, 2.5, 3 गुना है। ठीक है, या उससे भी ज्यादा। तो डिजाइन इंजीनियर को डायनेमिक लोडिंग, कोई भी कंपोनेंट अगर उसमें डायनेमिक लोडिंग इन्वॉल्व है तो उसको डिजाइन करते समय बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत, जबकि स्टैटिक लोडिंग में इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो डायनेमिक लोडिंग जो है उसमें सीवियरिटी ज्यादा है, इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी डायनेमिक लोडिंग के केस में ज्यादा होना चाहिए। ऐसे अगर कंपोनेंट मटेरियल की बात करते हैं, ठीक है, तो डक्टाइल मटेरियल्स के लिए लो फैक्टर ऑफ सेफ्टी रख सकते हैं, ब्रिटल मटेरियल के लिए जो है हाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटल डक्टाइल मटेरियल इंडिकेशन देता है फेल्योर के पहले। कैसा इंडिकेशन देता है? डक्टाइल मटेरियल में यील्डिंग हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि फेल्योर होने वाला है। यील्डिंग के बाद काफी समय रहता है उसको अल्टीमेट तक जाने में और उसके बाद फ्रैक्चर पॉइंट में। ठीक है, लेकिन ब्रिटल मटेरियल में ये इंडिकेशन नहीं मिलेगा आपको। क्यों? ब्रिटल मटेरियल जो डिजाइन, जब कंपोनेंट लगाया जाता है तो वो उसके अल्टीमेट स्ट्रेंथ के करस्पॉन्डिंग होता है, तो जैसे ही अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक पहुंचा वो तुरंत फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए जो मटेरियल है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर डक्टाइल मटेरियल है तो लो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा, ब्रिटल मटेरियल है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है हाई हो जाएगा। ऐसे ही रिलायबिलिटी की अगर बात करें तो भाई जितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा रिलायबल रहेगा। ठीक है, कॉस्ट की बात करें तो अगर मटेरियल की कॉस्ट कम है, मटेरियल की कॉस्ट अगर कम है तो हम ज्यादा फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा मटेरियल लगा देंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ जाएगा। अगर यही मटेरियल की कॉस्ट हाई होगी तो हमको इससे कंप्रोमाइज करना पड़ता है। ठीक है, फिर हम सर्विस कंडीशन की भी ध्यान रखते हैं कि मान लीजिए हाई टेम्परेचर पे आप काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर के कारण जो है उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस या सर्विस कंडीशंस, तो उसके कारण जो है हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू हाई रखनी पड़ेगी। तो इसके अलावा भी हो सकता है कि भाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है, ठीक है, या फिर टेस्टिंग ऑफ मशीन एलिमेंट, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब हम डिसाइड करेंगे उस समय हम इन फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आज का सेशन अपन यहीं तक रखते हैं, इसके बाद जो चीजें हैं वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आपको अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।